हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज के हम अपने एजुकेशनल वीडियो नंबर 41 में आपके क्लास 10th और 12 के जो है बायोलॉजी के बॉटनी के लेक्चर नंबर 18 को लेकर के उपस्थित है। विद्यार्थियों, आज के क्लास का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहा है विद्यार्थियों, उसमें मैं आपके इस बात का अवलोकन कराने वाला हूं कि मेंडल का जो संकरण का प्रयोग चल रहा है, चाहे एक संकर संकरण हो, द्विसंकर संकरण हो, त्रिसंकर संकरण हो, माने बहुसंकर संकरण हो, उसमें पूनेट विधि क्या है, पूनेट स्क्वायर विधि क्या है। आज का सबसे महत्वपूर्ण टारगेट हम लोगों का यह है कि मेंडल के संकरण के जो प्रयोग हुए हैं, चाहे एक संकर संकरण प्रयोग हो, चाहे द्विसंकर संकरण प्रयोग हो, चाहे बहुसंकर संकरण प्रयोग हो, उसमें पूनेट विधि क्या है, पूनेट स्क्वायर विधि क्या है, इस विधि की इसमें जरूरत क्यों पड़ी, आइए समझते हैं। इसके बाद इसके संदर्भ में कुछ थ्योरी लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मेंडल के संकरण के प्रयोग में हम आपको एक संकर संकरण प्रयोग पढ़ा दिए, हम वहीं से समझाते हैं। मेंडल के संकरण के प्रयोग में जब हम पैतृक पीढ़ी से F1 पीढ़ी में जाते हैं तो हम देखते हैं F1 पीढ़ी से F1 पीढ़ी में पौधों की संख्या 4 प्राप्त होती है, और F1 पीढ़ी में जब स्वपरागण करा करके उनके बीच संकरण करा करके F2 पीढ़ी में जाते हैं तो देखते हैं संकरण के दौरान बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। समझिए, एक संकर संकरण प्रयोग अगर कर रहे थे तो 4 पौधों के बीच रेखाएं काट रही थी एक दूसरे को, तो उस केस को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम द्विसंकर संकरण प्रयोग कराएं तो उसमें 2 जोड़ी विपरीत लक्षण आएंगे, कुल 16 पौधे बनेंगे। तो इसका मतलब इतनी सारी रेखाओं को एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करके काटा जाए, यह समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस कॉम्प्लिकेटेड केस को समझाने के लिए हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सी पूनेट। उन्होंने एक स्क्वायर प्रस्तुत किया, एक वर्ग प्रस्तुत किया, जिसे पूनेट विधि या पूनेट स्क्वायर विधि के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। हम आपको इसकी थ्योरी समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि मेंडल के संकरण के प्रयोग में पूनेट स्क्वायर विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए एक हेडिंग लेते हैं, पूनेट विधि की आवश्यकता। पूनेट विधि की आवश्यकता। तो अगर आप पूनेट विधि की आवश्यकता यहां पर पढ़ रहे हैं तो आप मेरी बातों को और मेरे थ्योरी को ध्यान से देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं, आपको यह लेक्चर भी समझ में आएगा। विद्यार्थियों ध्यान दें, मेंडल के संकरण के प्रयोग में, मेंडल के संकरण के प्रयोग में, मेंडल के संकरण के प्रयोग में F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी से संकरण द्वारा F2 पीढ़ी में जाने पर हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो F1 पीढ़ी में संकरण हुआ F1 पीढ़ी में किए गए संकरण से फिनोटाइप
एवं जीनोटाइप की संख्याओं को निकालना साथ ही साथ F1 पीढ़ी में संकरण कराना ETC जैसी क्रियाविधियां अत्यधिक कठिन महसूस हुई। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए इसी कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिक सी पुनेट ने मेंडल के संकरण प्रयोग का व्यापक अध्ययन किया। तत्पश्चात F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी के लिए एक नई विधि प्रस्तुत की जिसे पुनेट विधि या पुनेट स्क्वायर विधि के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों, आई होप कि आप इस कहानी को समझ पाए होंगे कि मेंडल के संकरण प्रयोग में पुनेट विधि क्यों आ रही है। मेंडल जब अपने संकरण प्रयोग में पैतृक से F1 पीढ़ी की ओर गए तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद संकरण का प्रयोग कराने में उन्हें कोई समस्या महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उनका F1 पीढ़ी में आनुवंशिकता संबंधी नियम गलत दिखाई दिया, उनके नियमों की पुष्टि नहीं हुई, तो F1 पीढ़ी में स्वपरागण के बाद वो F2 पीढ़ी में गए। तो F1 से F2 पीढ़ी में जाने पर पौधों की संख्या बढ़ी, जिनका नर और मादा के बीच संकरण बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटने लगी कि वहां पर फिनोटाइप और जीनोटाइप गिनना बहुत मुश्किल कार्य हो गया। इसी कठिनाई का अवलोकन करते हुए हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सी पुनेट। उन्होंने इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है एक नई तकनीकी प्रस्तुत की जिसे पुनेट विधि या पुनेट स्क्वायर विधि कहा जाता है। विद्यार्थियों, स्क्वायर क्यों कहा? पुनेट तो नाम है, स्क्वायर क्यों कहा? स्क्वायर का तात्पर्य यहां वर्ग से है। वर्ग का मतलब किसी संख्या का नहीं, वर्ग का मतलब वर्गाकार आकृति से है। वर्गाकार आकृति का मतलब क्यों विद्यार्थियों? जैसे मान लीजिए आपने एक संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में 4 पौधे बने थे। F1 पीढ़ी में 4 पौधे बने तो वहां से एक जोड़ी विपरीत लक्षण लिया गया। तो अगर वहां पर विद्यार्थियों जो है आपको
4 पौधे दिखाई दे रहे हैं। कितने पौधे दिखाई दे रहे हैं? 4 पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो आपने वहां से उठाया और F2 पीढ़ी में भी जब आप एंट्री कर रहे हैं तो 4 पौधे मिल रहे हैं। 4 पौधों को अगर एक सेक्शन नर मादा मिला करके डिवाइड करें तो 2-2 का आ रहा है। अगर 2 डिब्बे ऊपर नीचे रखे जाएं और 2 डिब्बे क्षैतिज रखे जाएं तो डिब्बे आपस में बराबर आएंगे, तो स्पष्ट है आकृति वर्गाकार मिलेगी। इसीलिए पौधों के डिवाइडेशन के हिसाब से एक वर्ग प्राप्त होता है। तो पुनेट विधि को पुनेट स्क्वायर विधि के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थियों, हम इसका आपको डीप स्टडी कराने के लिए दोनों का एकदम तुलनात्मक प्रेरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप चीज़ों को समझें और अपने आप में पुनेट विधि का महत्व दें। इसके पहले कि हम आपको कुछ पीटीआर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस पीटीआर पे फोकस करें और आगे से फिर हमें क्या करना है उसे डिसाइड करें। इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लें और पुनेट विधि के महत्व को समझें। मेंडल की संकरण विधि में एक संकर संकरण प्रयोग और उसमें पुनेट विधि के तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत करने से पहले मैं आपके सामने कुछ पीटीआर प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसे आप जरूर याद रखें, तभी आप पुनेट विधि में सफल हो सकते हैं। सबसे एक इंपॉर्टेंट बात तो यह है, ध्यान दें, पुनेट विधि का उपयोग पुनेट विधि का उपयोग किसी भी प्रकार के संकरण में विशेष रूप से F2 पीढ़ी में ही की जानी चाहिए। F2 पीढ़ी में ही की जानी चाहिए, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। F2 पीढ़ी में ही की जानी चाहिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं, पुनेट विधि का उपयोग किसी भी प्रकार के संकरण में विशेष रूप से F1 से, ऐसे बोल दीजिए, F1 से F2 पीढ़ी में जाने के लिए, ऐसे बोल दीजिए और बढ़िया होगा, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में जाने के लिए ही की जानी चाहिए। इससे सरलतापूर्वक फिनोटाइप व जीनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है। फिनोटाइप व जीनोटाइप रेशियो प्राप्त होता है, यानी अनुपात प्राप्त होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पुनेट विधि का उपयोग करते समय कुल पौधों की संख्या का बोध होना चाहिए, जिसे एक वर्ग में परिवर्तित कर लें। युग्मक या जीनों की संख्या के लिए 2 के घातीय n का उपयोग करें।
जिसमें n जीनों की संख्या जोड़े में है। अंडरस्टैंड करिए इसको। अगर आप इसे समझ रहे हैं कि हम अगर पुनेट स्क्वायर विधि से जो है संकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए 2-3 पीटीआर हैं। लाभ तो आपको जान गए थ्योरी के हिसाब से, बाकी प्रैक्टिकली आपको बताएंगे इसका क्या प्रॉफिट है। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि अगर आप पुनेट विधि को करने चल रहे हो तो ये विधि लागू कहाँ से होती है विशेष रूप से, और फिर इसके लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप पुनेट विधि के लिए चल रहे हो तो पुनेट विधि का उपयोग किसी भी प्रकार के संकरण में किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में जाने के लिए होगा, ना कि पैतृक पीढ़ी से F1 पीढ़ी में जाने के लिए होगा। और इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने पुनेट विधि का उपयोग कर लिया तो इजीली आपको जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप पुनेट विधि का उपयोग कर रहे हैं तो आपको कुल पौधों की संख्या की जानकारी होनी चाहिए, और उन पौधों की संख्या मिलने के बाद उनको ऐसे तोड़िएगा कि वह एक वर्ग की आकृति में चली जाए। और अगर आपको नहीं पता है कि कितने पौधे बनेंगे तो युग्मक या जीनों की संख्या के लिए आप 2n का उपयोग करें, जिसमें n जीनों की संख्या उसको जोड़े में रखें। आइए अब सब कुछ प्रैक्टिकली सीखते हैं। आप इस स्टेप का स्क्रीनशॉट लीजिए। विद्यार्थियों, आप मेंडल के संकरण विधि और पुनेट विधि के बीच एक बेहतर अंतर निकाल सकें, दोनों में अपने सुविधाओं को ढूंढ सकें कि कौन सी विधि हमारे लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, या मेंडल के संकरण क्लास में अगर पुनेट विधि आई है तो वह हमें लाभ क्या दे रही है, कौन सी कंफर्टेबिलिटी है इसमें, इस सारी चीज़ों का अवलोकन कर सकें। इसलिए मैं आपको इस लेक्चर में दोनों के तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत कर रहा हूं विद्यार्थियों। लेकिन ये तुलनात्मक स्टडी विद्यार्थियों आपको तभी समझ में आएगा जब हमारे द्वारा आप जो है प्रोवाइड किए गए बायो के जो है लेक्चर नंबर 17 को देख करके आए हो विद्यार्थियों। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लेक्चर नंबर 17 को एक बार जरूर देखें, और लेक्चर नंबर 18 को देखने के लिए इस अध्ययन से पहले जो मैंने अभी थोड़ी थ्योरी बताई है विद्यार्थियों, उस चीज़ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जरूर करें। आइए आपको बताते हैं संपूर्ण थ्योरी का एक प्रयोगात्मक एग्जाम्पल। हाँ, तो विद्यार्थियों आपने अभी तक ये पढ़ा है कि जब हम पुनेट विधि लागू करते हैं तो पुनेट विधि F1 से F2 पीढ़ी में जाने के लिए होता है। इसलिए हम मेंडल की संकरण विधि अगर करेंगे तो यहाँ कार्यक्रम पैतृक पीढ़ी से नहीं, हम F1 पीढ़ी से शुरू कर रहे हैं। आप बीते हुए क्लास में देखे थे, वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। विद्यार्थियों, कल के क्लास से विदित है कि मेंडल के F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे लंबे हो गए थे और 4 पौधे बने थे। उसी में से मैंने F1 पीढ़ी स्टार्ट की थी, और F1 पीढ़ी जब स्टार्ट हुई थी विद्यार्थियों, वीडियो को सीक्वेंस में देखा करें। F1 पीढ़ी में मेंडल ने स्वपरागण करवा दिया था, और आपने कहा था सर आप बताएं कि स्वपरागण कैसे होगा। आपने कहा था सर बताइए स्वपरागण कैसे होगा। तो मैंने कहा आप चेक करो कि यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसमें से एक आपका मेल है, एक आपका मेल है और एक आपका फीमेल है। प्रभावी लक्षण हमेशा दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण छिपा रह जाता है। कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है तो सारे पौधे लंबे हुए। लंबापन एक ही पौधे में दिख सकता है तो इसका मतलब यहाँ पर स्वपरागण की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब कोई कहे कि लंबा बौनापन एक ही में दिखेगा तो ये गलत बात है। लंबापन अलग है, बौनापन अलग है, तो स्पष्ट है वहाँ पर परागण होगा। विद्यार्थियों, ये केस आपको लेक्चर नंबर 17 से याद होगा कि F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हुए थे। वहाँ से मैंने जो है एक जोड़ी जो है लक्षणों को ले लिया है, एक को मेल बना दिया, दूसरे को फीमेल बना दिया। अब इसमें आपने विद्यार्थियों अर्धसूत्री विभाजन किया था, आपको विदित होगा अर्धसूत्री विभाजन हुआ था विद्यार्थियों। अर्धसूत्री विभाजन में यहाँ कैपिटल टी हो गया था और यहाँ विद्यार्थियों स्मॉल टी हो गया था। ऐसे आपने किसका अर्धसूत्री विभाजन किया था विद्यार्थियों, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ कैपिटल टी हो गया था, यहाँ स्मॉल टी हो गया था। अब विद्यार्थियों आपने इनके बीच संकरण कराया था, आपको याद होगा इनके बीच संकरण हुआ था। अगर ये कैपिटल टी है तो ये कैपिटल टी विद्यार्थियों इस कैपिटल टी पे जाएगा। अगर ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी पे गया तो यहाँ देखिए एक ह्यूमनस बन रहा है। ये कैपिटल टी विद्यार्थियों इस स्मॉल टी पे भी जाएगा।
तो ये क्यूबनस यहाँ तैयार हो रहा है। इसका मतलब विद्यार्थियों ये स्मॉल टी जो है विद्यार्थियों, इस स्मॉल टी पे भी जाना चाहिए, तो ए क्यूबनस यहाँ बन रहा है, पौधे बन रहे हैं। और अगर ये ऐसा है विद्यार्थियों तो इसका मतलब साफ है कि जो ये स्मॉल टी है ये कैपिटल टी भी इस पे आएगा, तो ए क्यूबनस इसमें बनेगा। विद्यार्थियों कल का लेक्चर आपकी पूरी तरह से कंसेप्ट में क्लियर है। ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी पे जाएगा, तो ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी पे भी जाएगा, माने नर बराबर से मादा पे जाएंगे। ये स्मॉल टी अगर इस स्मॉल टी पे जाएगा तो ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी पे भी जाएगा। अब विद्यार्थियों आप चेक करें यहाँ बन क्या रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चेक करते हैं, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो फोकस करके देखें कि ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है, तो ये बने कैपिटल टी कैपिटल टी। ये कैपिटल टी है स्मॉल टी, तो यहाँ बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी है स्मॉल टी, तो ये बना स्मॉल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी है कैपिटल टी, तो इसका मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी। एक ही प्रकार के जिन अगर जोड़े में हो तो प्रभावी लक्षण पहले या प्रभावी लक्षण बाद में, गलती ना करें। अब आप विद्यार्थियों यहाँ से देखें तो यहाँ पर अगर आप फिनोटाइप निकालने, अब ये F2 पीढ़ी हो गया विद्यार्थियों, F2 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी में मेंडल के आनुवंशिकता का नियम गलत तो नहीं हुआ। हेरिडिटी कैन बी मिनिमाइज बट इट कैन नॉट बी फिनिश। आनुवंशिकता को कम किया सकता किंतु इसे समाप्त नहीं किया सकता। आप देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी भी है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी है और स्मॉल टी भी है। अगर आप यहाँ से फिनोटाइप निकालें विद्यार्थियों, फिनोटाइप, तो आप फोकस कर पा रहे होंगे लंबा। विद्यार्थियों ये शुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा है, ये अशुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना है, तो ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो लंबा 3 है। और अगर बौना देखें विद्यार्थियों तो बौना 1 है। कल का लेक्चर इससे अगर फिक्स करें फिनोटाइप तो लंबा अनुपाते बौना, लंबा अनुपाते बौना बराबर हुआ 3:1। विद्यार्थियों अगर यहां पर जीनोटाइप का केस सॉल्व करें, जीनोटाइप का केस क्या हो रहा है तो इसको देखिए। तो कल की क्लास में आपने लेक्चर देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। अगर आप यहां पर चेक करें जीनोटाइप माने जिन का प्रारूप क्या है, जिनी संरचना कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी, 3 प्रकार के जिन बने हैं विद्यार्थियों। कैपिटल टी 1 बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है, 2 बार है, और स्मॉल टी 1 बार है। अभिष्ट अनुपात अगर लिखे विद्यार्थियों तो 1:2:1 होगा। ये जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब शुद्ध लंबा, 2 का मतलब अशुद्ध लंबा, संकरित लंबा, और 1 का मतलब जो है स्मॉल टी बने शुद्ध बौना। अब विद्यार्थियों इसी का कंपैक्ट स्टडी हम पुनेट विधि में करते हैं। पुनेट विधि में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि हमें पौधों की संख्या पता चलनी चाहिए, या जिन कितने प्रकार के बने F1 पीढ़ी के अर्धसूत्री विभाजन में वो हमें पता चलना चाहिए। विद्यार्थियों आपने देखा है जिनों की संख्या पता करने के लिए मैंने अभी बताया है 2 के घाते n लिखते हैं। 2 के घाते अगर n लिखेंगे तो n माने जिन जोड़ों में कितने हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं एक जिन यहां है, एक जिन यहां है, एक जिन यहां है, एक जिन यहां है। इसका मतलब विद्यार्थियों जो जिन है वो 2 जोड़ी हैं, तो इसका मतलब यहां पर 2 होगा, और 2 का 2 करेंगे तो 2 गुणा 2, इसका मतलब विद्यार्थियों 4 होगा। 4 पौधे निर्मित होंगे। 4 पौधों को निर्मित करने के लिए विद्यार्थियों हमें एक वर्ग बनाना है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग बनाना, आयत नहीं बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए आपको पता है एक वर्ग जब आप बनाते हैं, एक वर्ग जब आप बनाते हैं तो इस वर्ग में आप इन 4 पौधों को ऐसे रखेंगे कि ये सच में जो है वर्ग के रूप में अरेंज हो। तो वर्ग के रूप में अरेंज करने के लिए आप फोकस कर पा रहे होंगे, अगर 2 खाने इधर से बना दिए जाएं और 2 खाने इधर से बना दिए जाएं तो एक बात फिक्स है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, आपके सामने एक वर्ग है। अब आप गिने इसमें कितने डब्बे हैं, टोटल के टोटल आपको 4 डब्बे दिख रहे होंगे। अगर इधर से भी देखे दो, ऊपर से भी देखे दो, तो इसलिए ये एक वर्ग है विद्यार्थियों। अब यहां पर अगर हम रखने की कोशिश करें तो आपको पता है टोटल 4 पौधे बने हैं। यहां पर देखिए 1 2 3 4 जिन आ रहे हैं। तो यहां पर जब आप लक्षणों को रखेंगे तो ये देखिए, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये भी आपका जो है
सबको जो है एक तरफ से जो है आप संकरित करा करके रखने की कोशिश करेंगे, और संकरित करा करके जब रखने की कोशिश करेंगे तो देखिए मेल फीमेल आपका दिख रहा है सूत्री विभाजन के बाद। तो किसी को मेल मान लीजिए, किसी को फीमेल मान लीजिए। मान लीजिए ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, इधर कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। मैं मान लेता हूं कि ये वाला क्राइटेरिया मेल का है, ये मेल है, और ये वाला क्राइटेरिया मैं मान लेता हूं फीमेल का है, ये फीमेल है। विद्यार्थियों सब कुछ सिस्टमेटिक है। सबसे पहले आपने जो है पौधों की संख्या पता की, तो 2n होता है। n क्या है? जीनों की संख्या जोड़े में कितने जोड़े जिन हैं? 1 2 2 2 हुआ, 2 दूना 4 पौधे बने। अब पौधों के हिसाब से आप एक वर्ग बनाएंगे। आपने वर्ग बनाया, वर्ग में 4 डब्बे हैं, 2 ऊपर से भी है, 2 साइड से भी, तो मतलब दोनों हिस्से बराबर, इसलिए एक वर्ग है। 4 पौधों को इसमें रखेंगे। अब इन एक जोड़ी जो जिन हैं, इनके अर्धसूत्री विभाजन के बाद आप मेल फीमेल रखें, तो ये वाला एरिया मेल, ये वाला फीमेल। किसी को मेल मानिए, किसी को फीमेल मानिए। तो देखिए मैंने मेल को मेल में, फीमेल को फीमेल में रखा है। अब आप यहाँ संकरण कराइए। कैपिटल टी से क्रिया करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रिया करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका दोनों से क्रिया हो गया, ये नर दोनों पे जा चुका, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको भेजिए, ये स्मॉल टी ये कैपिटल टी पे जाएगा, तो गलती से स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखेंगे। एक ही जोड़ी के अगर जिन है तो प्रभावी पहले या प्रभावी बाद में, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये स्मॉल टी पे जाएगा, स्मॉल टी। अब आप यहाँ पे तनिक काउंट करिए, काउंट करके बताइए। आप देख पा रहे होंगे ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध लंबा है। अगर ये शुद्ध लंबा है तो इसको काउंट करिए, इसका मतलब ये अशुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा है। विद्यार्थियों इसमें दोनों लक्षण मिक्स दिखने के कारण इसको संकर लंबा भी कहते हैं। ये भी आपका अशुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा है, और ये आपका दोनों स्मॉल टी है, इसका मतलब ये शुद्ध बौना हो गया। अब विद्यार्थियों अगर यहाँ से आप कुछ निचोड़ बताएं तो आप बताइए कितने आसानी से यहाँ फिनोटाइप और जीनोटाइप निकल रहा है, फोकस करके बताएं। अगर यहाँ से हम फिनोटाइप बताएं, फिनोटाइप, और अगर यहाँ से हम जीनोटाइप बताएं, बहुत आसानी से निकल रहा है विद्यार्थियों। फिनोटाइप माने लक्षण प्रारूप, दिखने में कैसे हैं? शुद्ध लंबा शुद्ध है, शुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा है तो लंबे ही, 1 लंबा 2 लंबा 3 लंबा। फिनोटाइप का मतलब दिखने में कैसे हैं? ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो इसका मतलब लंबा हो गया। फिर लास्ट में केवल प्योर बौना है, अनुपातों में बौना हो गया। तो अब ये बात आती है लंबे कितने? 1 लंबा 2 लंबा 3 लंबा। बौना कितना? 1। विद्यार्थियों वही चीज तो निकल करके आ रही है, लंबा अनुपात बौना बराबर 3 अनुपात 1। देख लीजिए तुलनात्मक अध्ययन में। और अगर आप जीनोटाइप को लिखते हैं विद्यार्थियों, तो जीनोटाइप को ध्यान से देखिए, जिन कितने बने विद्यार्थियों? कैपिटल टी अनुपाते कैपिटल टी स्मॉल टी अनुपाते स्मॉल टी। 3 प्रकार के जिन बने हैं विद्यार्थियों। कैपिटल टी कितनी बार है? 1 बार, अनुपाते कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार है? 2 बार, अनुपाते स्मॉल टी कितनी बार है? 1 बार। इसको बोले विद्यार्थियों तो शुद्ध लंबा, इसको बोले अशुद्ध लंबा, इसको बोले अशुद्ध लंबा, फिर अशुद्ध लंबा, फिर शुद्ध बौना। विद्यार्थियों आप सोच सकते हैं इस चीज को स्पष्ट रूप से। विद्यार्थियों कितनी लंबी चौड़ी अंडरस्टैंडिंग के बाद हम आपसे यही जानना चाहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि मेंडल के एक संकर संकरण का जब आपने तुलनात्मक अध्ययन किया है तो इसमें कौन सी विधि आपको सबसे अच्छी लग रही है? क्या आपके दिल के लिए में क्या नाम है पुनेट विधि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आपको पुनेट विधि बेहतर लगी? एक संकर संकरण क्लास में पुनेट विधि अच्छी लगी? अगर लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें हाँ या ना, और यदि पुनेट विधि आपको अच्छी लगी है तो ये जरूर बताएं क्यों लगे। विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे, अगर एक संकर संकरण के द्वितीय पीढ़ी में जाकर के हम देख रहे हैं तो देखिए कितनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। हम आपको जिस समय द्विसंकर संकरण का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, आप सोचिए कितनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी। फिनोटाइप जीनोटाइप समझना कितना क्रिटिकल हो जाएगा, और सूत्री विभाजन के बाद ये मैचिंग कितनी कठिन हो जाएगी। इसी बात का स्टडी किया था आपके वैज्ञानिक सी पुनेट ने।
और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक स्क्वायर में इसके लिए रिसर्च किया, और स्क्वायर में रिसर्च किया तो उन्हें लगा कि F1 से F2 पीढ़ी में जाने के बाद हम वही सफलता प्राप्त करेंगे जो सफलता किसको प्राप्त हुई थी, मेंडल को। इसलिए उन्होंने पुनेट विधि दी है। विद्यार्थियों, मेरे तरफ से आपके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है विद्यार्थियों, कि अगर आपको बहुत शौक है तो एक संकर संकरण मेंडल की विधि से कर लीजिए, लेकिन जब भी आप द्विसंकर संकरण बहुसंकर संकरण की क्रिया करवाइए तो आप जो है या पैतृक पीढ़ी से F1 पीढ़ी में जाने तक मेंडल को तो फॉलो करिए, लेकिन जैसे ही F1 से F2 में जाना हो तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद आप जो है पुनेट विधि का उपयोग कर लिया करिए। समय से भी बचेंगे, चीजें भी अंडरस्टैंडिंग में आएंगी, सब कुछ सही होगा। विद्यार्थियों, मुझे इस साल ऑफलाइन के क्लासेस में लगा था कि विद्यार्थियों को मैंने समझाया कि बाबू आप यहीं से पुनेट विधि पढ़ लीजिए द्विसंकर संकरण में, बट विद्यार्थियों को ऐसा लगा कि सर इग्नोर कर रहे हैं। मैंने जब उनको द्विसंकर संकरण प्रयोग में जो है मेंडल के क्रॉस विधि को ही समझाना शुरू किया तो उनके माथे पकने लगे विद्यार्थियों, क्योंकि इतनी सारी रेखाएं, 16 पौधे, इतनी सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही थी विद्यार्थियों कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सी रेखा किसको काट रही है। इसलिए लास्ट में विद्यार्थियों ने अपने से कबूल किया कि सर आप जो बात कर रहे थे वो एब्सोल्युटली राइट है, कि हमें एक संकर संकरण में तो मेंडल के हिसाब से चल लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही द्विसंकर संकरण या बहुसंकर संकरण में आए तो हमें जो है विद्यार्थियों मेंडल की विधि को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में जाने के लिए पुनेट विधि को फॉलो करना चाहिए। बहुसंकर संकरण प्रयोग जब मैंने पढ़ाया तो बच्चों ने सीधे कह दिया सर अब आप जो है F1 से F2 में जाने के लिए मेंडल की क्रॉस विधि मत लगाइएगा, बल्कि पुनेट विधि लगाइएगा। आई होप आप इसे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। विद्यार्थियों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपके साथ, अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए वीडियो आपके हित में हैं, आपको अच्छा लग रहे हैं, आपके परीक्षा के लिए जो है परीक्षा उपयोगी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें लाइक, कमेंट और शेयर भी किया करें विद्यार्थियों। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हों तो आप अपने जो है बगल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पर सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। शेष के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।